सो गाइस, अब अनिल अंबानी का केस एक बहुत क्रूशियल मोड पर आ चुका है। रीजन क्या है? अनिल अंबानी के स्टेटमेंट्स काफी सारे देखने को मिल रहे हैं और ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हैं कि रीसेंट केसेस को उठाते हुए इन्होंने कहा है कि मैं क्यों नहीं। लेकिन इस सब का रिलायंस पावर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपको पता है कि रिलायंस पावर पर भी इन सब अनिल अंबानी के केसेस की वजह से काफी भारी नुकसान पड़ा है। ऑल दो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया अभी मार्केट गिर रहा है, इस वजह से रिलायंस पावर भी गिर रहा है और कोई रीजन नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अनिल अंबानी के ऊपर जितनी भी ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बैंक फ्रॉड केसेस चले हैं ना, इस बीच में रिलायंस पावर पर भी आपके रेटिंग एजेंसीज ने डी रेटिंग दे दी कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, जो कि एक बहुत खराब रेटिंग होती है। मालूम होगा आप लोगों को। कंपनी की एक विंड मिल अटैच कर ली जो कि लगभग 10 करोड़ की आसपास की थी, रिलायंस पावर की सब्सिडरी की। उसके साथ में कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी अटैच करी और कुछ पुराने मैनेजमेंट के मेंबर्स जो कि अभी भी पार्ट थे, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया इन सबके चलते। ठीक है, बहुत कुछ रिलायंस पावर में भी हुआ है। लेकिन अब इन खबरों पर आओ और सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हो, प्लीज। ठीक है, खबरें आपकी क्या है? अब अनिल अंबानी कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ फ्यूजिटिव। अनिल अंबानी टेल्स सुप्रीम कोर्ट 3.45 लाख करोड़ पेड टू लेंडर्स ऑलरेडी। अनिल अंबानी कह रहे हैं कि 3.45 लाख करोड़ मैं ऑलरेडी अपने लेंडर्स को पे कर चुका हूं और मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है। और अनिल अंबानी ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि मैं देश छोड़ करके नहीं भाग जाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं इस पूरे मामलों का सामना करूंगा, ये अनिल अंबानी ने पहले भी कहा। ठीक है, इसके साथ में एक स्टेटमेंट और आता है। अब इन्होंने एक लेटर लिखा निर्मला सीतारमण को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ये कहते हुए कि ये जो बचे हुए ड्यूज है ना, उनको रीपे करने के लिए रेडी है। ठीक है, उनको रीपे करने के लिए रेडी है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक पैनल क्रिएट करा जाए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, ताकि एक पर्टिकुलर अमाउंट को निकाला जाए जिसको ये पे करें। क्योंकि ऑलरेडी इनका कहना है कि 3.45 लाख करोड़ में ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो अगर अब आपको, मतलब मैं पे करने के लिए अभी भी रेडी हूं, लेकिन मैं इतना अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा जितनी सीबीआई या ईडी डिमांड कर रहे हैं, या फिर बाकी के लेंडर्स या बैंक जो है फ्रॉड टैग लगा करके डिमांड कर रहे हैं। तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये लेटर लिखा और साथ में इन्होंने एक बात और कही। संडे सारा जो भी पुराना मैटर रहा है, अभी रिसेंटली इस मैटर को कंक्लूड किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक बड़ा अमाउंट था जो कि पेंडिंग था बैंक सेटलमेंट का या फिर अपने लेंडर्स के सेटलमेंट का। ठीक है, तो उन्होंने भी एक बड़ा अमाउंट पे नहीं किया था, जिसके लिए बैंक्स ने इनके ऊपर केस डाला हुआ था। अब ये थे कौन? ये दो भाई थे। ठीक है, इन्होंने पूरा अपना एक बिजनेस सेटल कर रखा था और अप्रोक्सीमेटली टोटल रिकवरी जो करी गई थी 9800 करोड़ की। इनके ऊपर भी बैंक करप्सी और साथ में एसेट रिकवरी की प्रोसीडिंग चल रही थी। ठीक है, 2025 और 26 का ही ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर से हटा दिए थे और सारा फाइनेंशियल सेटलमेंट इन्होंने कर लिया था। और जो टोटल डिपॉजिट फाइनल सेटलमेंट का जो किया गया था सीबीआई और ईडी की तरफ से, वो लगभग 5100 करोड़ रुपए का था। ठीक है, जिसके बाद बैंक्स को जिसको भी पैसा देना था सारा इन्होंने चुका दिया और सारे केसेस इनके ऊपर से हटा दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अनिल अंबानी ने भी यही मांग करी है कि अगर ये बैंक सेटलमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इनको ये अलाउंस मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं। यही मांग अनिल अंबानी ने करी है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी कि रिलायंस पावर के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट पड़ा है अभी तक अनिल अंबानी के इन सभी केसेस का। समझ गया आप इन सब चीजों को? ये मैंने ओरली बताया, लेकिन इन सबसे रिलेटेड रिपोर्ट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, या अगर आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके भी देख लेना, आपको सब मिल जाएगी। तो अगर ऐसा होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग मान लेती है अनिल अंबानी की, तो रिलायंस पावर के लिए भी कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुल जाता है कि वापस से पॉजिटिविटी देखने को मिले। और इस समय रिलायंस पावर कर भी क्या रहा है, एक प्राइस के पास आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। आपको मालूम है लास्ट वीडियोस के अंदर हमने 22 रुपीज का आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन मार्क करके रखा हुआ है रिलायंस पावर में 22। ये एक क्रूशियल बेस है और अगर आप इसका पूरा चार्ट खोल कर देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा 22 जहां पर इस समय आपको ना उस प्राइस पर पहले भी स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन रही है, एक बार यहां पर और एक बार 2024 में और एक बार 2023 में, और अभी भी आप इसी प्राइस पर आकर के कंसोलिडेट कर रहे हो। जब भी आपकी किसी कंपनी में एक बड़ी गिरावट आ रही होती है, बड़ी गिरावट जब आती है,
और किसी एक बेस लाइन के पास जाकर के स्टॉक रुक जाए, किसी एक बेस लाइन के पास आकर के स्टॉक रुक जाए, दैट मीन्स कि उस बेस पर वो इंतजार कर रहा है किसी ना किसी न्यूज का। तो कहीं ना कहीं रिलायंस पावर भी अब उन खबरों का इंतजार कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या फेवर में चीजें चलती हैं। अगर चलती हैं तो यहाँ पर चांसेस काफी अच्छे बनते, थोड़ी बहुत रिकवरी आपके बन जाएगी। लेकिन अगर फेवर में नहीं आते तो फिर वही बात है कि ये प्रोसीडिंग और लंबा चलेगी और मैटर खुलेंगे और पैसा पे करना ही पड़ेगा। तो मांग काफी बढ़िया है इन्होंने जो करी है, इन्वेस्टर्स के होप भी यहां पर जाग सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी जितना नुकसान हुआ है रिलायंस ग्रुप को, अनिल अंबानी की कंपनीज को, या जो ये पुराने मैनेजमेंट का पार्ट रहे रिलायंस इंफ्रा, ये रिलायंस पावर पर, वो काफी बड़ा है। तो उसकी भरपाई करने में शायद एक लंबा समय लग सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के Q4 का अगर आप लोगों को प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 लिख देना, बहुत जल्द हम इसका प्री एनालिसिस डिस्कस कर लेंगे। सेलर कितने हैं? 46 लाख इस समय सेलर है, 27,97,000 इस समय बायर है, और 49.1 का एमएफआई है, 32.3 का आपका आरएसआई है। तो ये था आज का रिलायंस पावर से रिलेटेड का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।